नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लूसन बल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उत्प्लावन बल के बारे में। ठीक है ना। उत्प्लावन बल होता क्या है, एक केस सिद्धांत पे काम करती है और ये दैनिक जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या वैल्यू है, क्या महत्व है, तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका परिभाषा जानेंगे। इसका परिभाषा क्या होता है उत्प्लावन बल। तो परिभाषा जानने से पहले सबसे पहले इसको हम डायग्राम के माध्यम से इसे हम परिभाषित करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसको परिभाषित कैसे किया जाएगा डायग्राम के माध्यम से। तो सबसे पहले डायग्राम यहाँ पे बनाना पड़ेगा। मान लिया जाए यहाँ पे ये कोई बर्तन है, ठीक है, और इसमें जल डाल दिया गया है और ये जो है इसमें जल डाल दिया गया है, ठीक है। और दूसरा बात यहाँ पे क्या होता है कि मान लिया कोई भी वस्तु यहाँ पर से, मान लीजिए चलिए एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, एक गिलास ले लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर से एक गिलास ले लिए और यहाँ पर इसको हम प्रेस कर रहे हैं, यानी यहाँ पे दाब डाल रहे हैं यहाँ से। तो क्या होता है कि एक गिलास अंदर, यानी पानी के जो अंदर होता है, पानी के अंदर जाने में इसको कठिनाई होती है। यहाँ पे प्रेस करते हैं तो कुछ समय के लिए यहाँ तक जाता है, लेकिन क्या होता है पूर्ण अंदर नहीं जा पाता है, बहुत ही हार्ड लगता है। ये बहुत हार्ड लगता है, ऐसा हार्ड क्यों लग रहा है? तो यहाँ पे क्या होता है, एक बल होता है जो इसको विरोध करती है। यहाँ पर क्या होती है, एक बल होती है जो इसका विरोध करती है। वही जो विरोध करती है वो कौन सा बल रहती है? उत्प्लावन बल। समझ गए होंगे। यानी एक बर्तन लेना है, उसमें जल डालना है और एक कोई भी वस्तु, जरूरी ना कि वो गिलास हो, कोई भी वस्तु लेने पर, और उसको जब जल में डाला जाता है यहाँ पे, जब दबाया जाता है अंदर, तो क्या होता है कि हल्का सा भी कुछ ना कुछ तो उसमें, वह पानी के अंदर जाने में जो हम लोग डालते हैं तो उसका एक विरोध करता है। यानी पानी के जो अंदर होता है वस्तु के जस्ट नीचे, जैसे यहाँ पे क्या है, ये वस्तु है, इसके नीचे एक कोई बल यहाँ पे है जो इसको विरोध कर रही है, यानी ऊपर की ओर धक्का दे रही है, ठीक है ना। जैसे अंदर डालते हैं ऊपर की ओर धक्का दे रहे हैं, तो वही जो धक्का देती है वो कौन सा बल रहती है? उत्प्लावन बल रहती है, वही इसको धक्का देती है। तो अब हम इसके माध्यम से हम इसका परिभाषा लिखेंगे, ठीक है। तो इसे हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि कोई वस्तु को जब द्रव में आंशिक या पूर्णतः डुबाया जाता है तो उस पर एक ऊर्ध्वाधर बल लगती है। ऊर्ध्वाधर यानी सीधा कहने का मतलब ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर एक बल लगती है जो उस वस्तु का विरोध करती है, उस वस्तु का विरोध करती है। ये था डिफिनेशन। तो देखिए किस तरह से हम इसे डायग्राम के माध्यम से हम इस उत्प्लावन बल की परिभाषा को समझ गए हैं, ठीक है ना। इसलिए डायग्राम जब बहुत ज़रूरी है। अगर हम डायग्राम को समझ लेते हैं तो कोई भी परिभाषा आसानी से बन सकती है। इसलिए हमें परिभाषा को याद नहीं करना है, डायग्राम को अपने मस्तिष्क में जो होता है, ब्रेन में, उसको सेट करना है और उससे हम परिभाषा को आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए किस तरह से निकले। जैसे कोई पॉट लिए हैं, बर्तन लिए, उसमें क्या होगा, गिलास को जब यहाँ पे प्रेस किया जाए, दबाया जाता है, तो कुछ समय के लिए अंदर जाती है यहाँ तक, लेकिन जब जाती है तो वहाँ पर एक जस्ट वस्तु जो रखा जाता है यहाँ पानी पे, उसको जस्ट यहाँ पे क्या होता है कि एक बल जो होती है अंदर की, उसको ऊपर की ओर ढकेलती है, यानी उसका विरोध करती है कि तुम पानी में क्यों जा रहे हो। वो उसका विरोध करती है, ऊपर की ओर धक्का देती है, और जो धक्का देती है वह क्या रहती है? उत्प्लावन बल। हम लोग समझ गए। अब देखिए यहाँ से परिभाषा को हम बना लिए कि कोई वस्तु को जब द्रव में आंशिक या पूर्णतः डुबाया जाता है तो उस पर एक ऊर्ध्वाधर एक बल लगती है जो उस वस्तु का विरोध करती है, और जो विरोध करती वही क्या होती है? उत्प्लावन बल कहलाती है। तो इसका डिफिनेशन आप लोग समझ गए होंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं
प्लवन का नियम यानी तैरने का जो नियम होता है उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तैरने का नियम है क्या, ये किस तरह से काम करती है, इसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लवन का नियम या इसे हम तैरने का नियम भी कह सकते हैं। तो प्लवन का नियम या तैरने का नियम इंग्लिश में इसे लॉ ऑफ फ्लोटिंग कहा जाता है। ठीक है, तो इसको भी हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, उसके बाद इसको हम परिभाषित करेंगे। ठीक है, तो चलिए उसी तरह से हम एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। मान लिया जाए कोई वस्तु है, चलिए किसी को मान लिया जाए ये कोई लड़का, ठीक है, ये कोई लड़का है जो कि नदी में या तालाब में कोई भी हो, ये यहाँ पे तैर रहा। ठीक है, ये हम इसको मान लेते हैं जल ये है, और ये क्या है, एक लड़का है, बात का मतलब। अब ये तैर क्यों रहा है, किस कारण तैर रहा है, क्या कर रहा है जिसके कारण वो पानी के अंदर नहीं जा रहा है, इसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि लड़का जब तैरने के लिए हाथ को आगे बढ़ा के और आगे के जो पानी होता है उसको क्या करता है, पीछे की ओर ढकेलता है और वो खुद आगे की ओर जाता है, यानी पानी को पीछे ढकेलता है और वो खुद आगे की ओर जाता है। तो मान लिया जाए कि इसका जो वजन होता है, इस लड़का का वजन मान लिया जाए कि 40 kg है। ठीक है, तो क्या करता है कि अपने भार का, मान लीजिए लड़का का वजन तो लिख दिया यहाँ पे 40 kg, तो अपने भार के बराबर वो पानी को विस्थापित करती है। विस्थापित मतलब क्या होता है कि पानी को पीछे की ओर ढकेलना या हटाना का होता है। तो जैसे कि यहाँ से 40 kg का वजन है, तो 40 kg के बराबर ही 40 kg के बराबर ही पानी को क्या करती है, विस्थापित करती है। ठीक है, क्या करती है, विस्थापित करती है, विस्थापित करती है या हटाती है। ठीक है, यानी कोई भी वस्तु, जरूरी नहीं है कि मनुष्य हो, कोई भी वस्तु क्या करती है कि अपने भार के बराबर क्या करती है, वस्तु अपने भार के बराबर पानी को विस्थापित करती है या धक्का देती है या हटाती है, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम डायग्राम के माध्यम से शायद समझ गए होंगे, फिर से समझ लेते हैं कि कोई भी वस्तु अपने भार के बराबर अगर द्रव को विस्थापित करती है तो वह लगातार तैरती रहती है। यही प्रक्रिया क्या होती है कि कंटिन्यू चलते रहती है, जिसके द्वारा क्या होता है कि वह लगातार तैरते रहता है। एक कभी कभी एक ऐसा कंडीशन आता है कि लगातार तैरते रहने तक उनका जो शरीर रहता है बिल्कुल थक जाता है, तो क्या करता है कि अपने वजन के अनुसार, यानी उनका वजन कितना लिखे थे 40 kg, तो अपने वजन के अनुसार यानी अब जो होता है पानी को पीछे की ओर विस्थापित नहीं कर पाती है। यानी 40 kg उसका वजन है, तो 40 kg के बराबर पानी को पीछे की ओर विस्थापित नहीं कर रही है, जिसके द्वारा क्या होता है कि वह पानी के अंदर की ओर जाने लगता है। ठीक है, जिसके कारण क्या आता है, कोई आदमी डूब भी सकता है। तो अब हम इसे परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि वस्तु द्वारा, यानी किसी संतुलित वस्तु द्वारा, संतुलित वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार वस्तु के भार के बराबर होता है। आसानी से बन गया इसका परिभाषा। देखिए है यहाँ पे लिखा हुआ है, संतुलित वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार वस्तु के भार के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, इस तरह से हम अगर डायग्राम के माध्यम से कुछ भी समझने का जब कोशिश करते हैं तो बहुत अच्छा तरह से समझ आते हैं, क्योंकि
ये रटने वाला चीज़ नहीं है। आज आप आज याद कीजिएगा, कल होके इसको क्या होता है भूल जाएंगे, लेकिन जब डायग्राम हमारे मस्तिष्क में सेट रहेगा तो हम इसे कभी नहीं भूल सकते। ठीक है, चलिए इसे एक बार और समझ लेते हैं। क्या होता है कि कोई भी वस्तु अपने वजन के बराबर द्रव्य को विस्थापित करना या करती है, वही क्या कहलाती है, प्लवन का नियम। ठीक है, सिंपल सा है कि कोई भी वस्तु अपने भार के बराबर द्रव्य को पीछे की ओर ढकेलती है या विस्थापित करती है या हटाती है, तीनों सेम टू सेम है। जब करती है तो वही क्या कहलाती है, प्लावन का नियम कहती है। जब ये प्रक्रिया क्या होता है, अगर कंटिन्यू रहेगा तो वह तैरते रहेगा। जैसे क्या होगा कि अपने भार के बराबर द्रव्य को विस्थापित नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, वस्तु नीचे की ओर डूब सकती है। ठीक है, तो ये था प्लवन का नियम। इसका एक एग्जाम्पल लेके हम पढ़ेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल में ले लिए जहाज, पानी वाला जो जहाज होता है बड़े बड़े। अब सोचने वाली बात है, वो डूबती क्यों नहीं है। मान लिया जाइए कोई जहाज है, ठीक है, पानी का जहाज। ठीक है, अब सोचने वाली बात है, इतनी बड़ी जहाज है वो पानी में डूब क्यों नहीं रही है। एक छोटा सा कक्कड़ फेंकते हैं पानी में तो डूब जाती है, और इतना बड़ा जब जहाज है तो ये डूब क्यों नहीं रही है। तो इसका वजह जो है ये प्लवन का नियम। तो इसमें क्या होता है कि मान लिया जाए कि इसका भी वजन मान लिया जाए 100 kg है। ठीक है, तो इसका जो अगला सिरा होता है, ये जो अगला सिरा होता है, इसके द्वारा क्या किया जाता है कि ये अपने भार के बराबर द्रव्य को क्या करती है, पीछे की ओर ढकेलती है। पीछे की ओर क्या करती है, ढकेल देती है, जिसके द्वारा क्या होता है कि ये आगे बढ़ जाती है। और ये जो प्रक्रिया होती है कंटिन्यू चलते जाती है, कंटिन्यू चलते जाती है, जिसके द्वारा क्या होती है, जहाज पानी में नहीं डूब पाती है। यही कारण है कि जहाँ बड़े बड़े जहाज या छोटे जहाज जो भी हो वो लगातार तैरते रहते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं कि डेंसिटी यानी प्लवन जो होता है, प्लवन पे घनत्व का क्या इफेक्ट है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, घनत्व का प्रभाव यानी प्लवन पे घनत्व का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो कभी कभी हम लोग ऐसे देखते हैं, जैसे पारा हो गया, पारा में क्या होता है, एक छोटा सा कील रहता है, वो तैरने लगता है। जब वही कील अगर पानी में डाला जाता है तो डूब जाती है अंदर। ऐसा क्यों होता है, तो घनत्व के कारण होता है। देखिए मान लिया जाए यहाँ पे एक जलाशय है, ठीक है, यहाँ पे जल है, और क्या होता है कि इसका अब यहाँ पर कोई मान लीजिए ये वस्तु हो गया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वस्तु मान लेते हैं इसे, और इसे मान लेते हैं पानी। तो देखिए पानी का घनत्व और ये घनत्व इस पे डिपेंड करता है कि वो डूबती है या तैरेगी। तो ये दोनों के घनत्व पे डिपेंड करता है। तो वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, वस्तु डूब जाएगी। यानी सीधा करने का मतलब ये हुआ कि कोई भी वस्तु वो पानी के घनत्व से उसका घनत्व जब ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, वो नीचे की ओर चली जाएगी यानी डूब जाएगी। वही जब उल्टा हो जाएगा कि पानी का घनत्व ज़्यादा और वस्तु का घनत्व कम रहेगा तो पानी पे बहुत आसानी से वह तैरने लगती है। ठीक है, तो ये था घनत्व। और जैसे कि हो गया एग्जाम्पल में, और पारा हो गया। तो पारा में क्या होता है, एक छोटी सी कील, मान लीजिए पारा है, तो इसमें क्या होता है, ये कोई बर्तन है, ठीक है, इसमें ये पारा रखा हुआ है। ठीक है, जब इसमें एक छोटी सी कील इसमें जब डालते हैं तो क्या होती है, तैरने लगती है। लेकिन वही जब कील यहाँ से उठा के जब जल में डाला जाता है तो क्या होता है, वो डूब जाती है। तो ऐसा क्यों होता है कि इसका जो होता है घनत्व जो होता है वो क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है ना, इसका घनत्व क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है इसमें, और जो कील होता है उसका घनत्व इसके अनुसार उसका जो घनत्व होता है कम होता है, जिसके द्वारा क्या होता है कि वो इसमें नहीं डूबती है। लेकिन वही क्या होता है कि यहाँ से उठा के जब जल में रखा जाता है इसको, तो जल में आसानी से घुल जाती है यानी डूब जाती है। तो इसका सिंपल सा इतना समझ लीजिए आप कि कोई भी वस्तु हो, पृथ्वी पे जितने भी वस्तु हो, कोई भी वस्तु हो, अगर उसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक हो जाएगा तो वह नीचे की ओर डूब जाएगी। और अगर पानी का घनत्व अगर ज़्यादा रहेगा और वस्तु का घनत्व अगर कम रहेगा तो वह नहीं डूबेगी। तो ये था घनत्व का इफेक्ट प्लवन पे।
और मोस्ट इम्पोर्टेंट एक पढ़ते हैं आर्किमिडीज का जो सिद्धांत होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आर्किमिडीज का सिद्धांत यानी लॉ ऑफ आर्किमिडीज, ये होता क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने उत्प्लावन बल का जो होता है नियम इन्होंने ही दिया था। ठीक है, तो इसको भी हम पढ़ेंगे सबसे पहले डायग्राम के माध्यम से, उसके बाद इसे हम परिभाषित करेंगे। ठीक है, तो इसको सबसे पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा। मान लीजिए ये कोई बर्तन है, ठीक है, और इसमें जल डाल दिया गया है और ऊपर से क्या होता है कि यहाँ पे एक रस्सी के माध्यम से यहाँ कोई एक, चलिए पत्थर मान लेते हैं इसे, पत्थर को इसमें जब डाला जाता है, ठीक है, पत्थर को जब डाला जाता है तो इसमें मान लीजिए एक नल लगा हुआ है, एक यहाँ पे अन्य जा रहा है, ठीक है ना। अब देखिए डायग्राम बन गया। अब इसे हम समझेंगे डायग्राम को कि जैसे मान लीजिए एक बर्तन लिए, उसमें जल डालें और यहाँ पे एक नल है, ठीक है। जब वस्तु को यहाँ से रस्सी से बांध कर इसमें डाला जाता है तो जैसे पानी के अंदर जाता है उसमें क्या होता है कि उसके भार में कमी हो जाती है, यानी ये जो वस्तु होता है, पत्थर जो होता है, इसके भार में कमी हो जाती है। और ये जो कमी होती है तो यहाँ पे जब आई तो क्या हुआ, यहाँ से जल हल्का सा ऊपर की ओर उठेगा, क्योंकि हम लोग बचपन में पढ़े थे कि एक कौवा था जो बहुत प्यासा था, वो जंगल में गया, इधर उधर भटका, उसके बाद उसे एक घड़ा दिखाई दिया, उसमें पानी था बहुत ही कम, तो वो क्या किया कि कंकड़ को उठा उठा के उसमें डालने लगा। कुछ देर के बाद क्या देखा कि पानी ऊपर आ गया, जिससे क्या होता है उसके बाद वो आराम से पीता है और उड़ जाता है। तो वही यहाँ पे अप्लाई रहा है कि कोई भी द्रव हो, या तो कम या ज़्यादा कुछ भी हो, उसमें जब कोई वस्तु डाला जाता है तो क्या होता है, वो ऊपर की ओर आती है। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पे ये पत्थर यानी वस्तु जो है यहाँ पे डाला गया तो ये धीरे धीरे जल ऊपर की ओर उठेगी, और ऊपर की ओर उठेगी। यहाँ पे देखिए नल लगा हुआ, तो इसके माध्यम से क्या होगा कि ये इस तरह से इसमें पानी भरने लगेगा। ठीक है, तो ये वस्तु का भार जब यहाँ पे जो होता है, मान लीजिए वस्तु का भार मान लीजिए 5 kg है, ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ से द्रव जो बाहर की ओर निकला तो ये जो यहाँ पे पानी जो है इसका भी वजन कितना होगा, 5 kg ही होगा, क्योंकि वस्तु द्वारा हटाए गए जल का भार उस वस्तु के भार के बराबर होता है। यही है इसका हम डायग्राम, इसे हम डायग्राम के माध्यम से अब आसानी से परिभाषित कर सकते हैं। देखिए इतना बड़ा परिभाषा अब किसी को याद रखने की क्या ज़रूरत है, जब हम यहाँ से समझ ही सकते हैं। तो देखिए कितना बड़ा लिखा गया परिभाषा, इसीलिए हमें कोई भी परिभाषा याद करने के नहीं, जबकि इसे हमें समझना चाहिए। देखिए क्या होता है कि ये कोई बर्तन है, यहाँ से एक रस्सी के माध्यम से पत्थर को यहाँ पे लटकाया गया। जब ये पत्थर पानी के अंदर जाती है तो क्या होता है कि इसके वजन में कमी महसूस होता है। जब ये कमी महसूस होता है तो क्या होता है कि पानी यहाँ से क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ती है और एक नली के माध्यम से दूसरे जार यानी बर्तन में जाके गिरती है। तो जब इसमें डाला जाता है इस पत्थर को तो इसके वजन में कमी हो जाता है,
और पानी के अंदर इसका जो मान लीजिए वजन 5 kg है, तो इस पत्थर के द्वारा जो पानी को हटाया गया उस पानी का वजन भी 5 kg ही होगा। तो अब देखिए इसके माध्यम से हम डिफिनेशन को कैसे बना सकें कि जब कोई वस्तु को आंशिक या पूर्णतः डुबाया जाता है, ठीक है, यहाँ पे डुबाएं इसको, तो उसके भार में कमी महसूस होती है, जो कि यहाँ इसमें भार में कमी महसूस हुआ। फिर उसके बाद है कि और उस वस्तु द्वारा यानी इस पत्थर के द्वारा हटाए गए द्रव्य का भार, इस पत्थर द्वारा हटाए गए द्रव्य का भार उस वस्तु के भार के बराबर होता है, यानी इस वस्तु के भार के बराबर होता है। देखिए कितना आसानी से हम इसे एकदम सिंपल तरीका से इसे परिभाषित कर दिए, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे शायद ये आर्किमिडीज का सिद्धांत, इतना आसानी शब्दों में इसे हम समझ गए। तो इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वस्तु का भार, इस तरह से भी लिख सकते हैं, वस्तु का भार बराबर वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य का भार। इस तरह से भी हम इसे लिख सकते हैं आसान शब्दों में। ये हमें बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये दिमाग में सेट रहेगा तो आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है उसे हम आसानी से याद कर सकते। तो आज का टॉपिक इतना ही था। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को साझा करें। धन्यवाद।